प्यारे साथियों नमस्कार, मैं अनुज सर स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाया गया सबसे पसंदीदा परिवार भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सीयूटी विद्याकुल पर, जिसे आप जैसे लाखों छात्रों के प्यार, भरोसा और विश्वास ने बनाया है। प्यारे साथियों, आप सभी का कमेंट्स, इतने ज़्यादा कमेंट्स आए और वो कमेंट्स कैसे थे? वो कमेंट्स थे, सर एक ऐसी क्लास लाइए जिसमें एक ही क्लास में पूरी केमिस्ट्री के एकदम बेहतरीन निचोड़, मतलब एक निचोड़ का मतलब कि हम एक क्लास देखें और हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो मतलब दोनों चीजें हैं। तो प्यारे साथियों, बस उस समस्या का समाधान आज वाली क्लास में होने वाला है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है, जो सीवीटी वाला एग्जाम है बेटा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। फिर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है, परीक्षण पूछे जाते हैं बहुत। उसके बाद देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये बस इतना ही बेटा अगर पढ़ लिए, कम समय में बेहतरीन तैयारी करने का इससे अच्छा ऑप्शन कहीं नहीं मिलने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और सबसे पहले देखेंगे फार्मूले। ठीक है, तो हमारे फार्मूले सबसे पहले चैप्टर आता है विलेन चैप्टर। ठीक है, विलेन चैप्टर की अगर बात करें तो उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फार्मूले आपके सामने दिए हैं, जिसमें है मूलरता। ठीक है, मूलरता क्या होती है बेटा? आपको क्या मूलरता क्या होती है? विलेय के मूल बटे विलेन का आयतन। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है। मूलरता क्या होती है? जितने फार्मूले आपके सामने दिए हैं, इनको भैया क्या करना है, जितनी बार रिवाइज कर सको उतनी बार रिवाइज करना, जितनी बार रिवाइज कर सको उतनी बार रिवाइज कर लेना। और देख लेना आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन में से आज वाली क्लास से मिनिमम आपके कम से कम 30-40 क्वेश्चन एकदम वैरी करेंगे, सेम टू सेम मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका क्या मोललता की बात करें तो आपका विलेय के मोल बटे विलेन का विलायक का द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये बात नोटिस करना थोड़ा, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूं, क्योंकि ये जो विलेन है ना, यहाँ मोलरतम विलेन होता है और मोललता में क्या होता है? मोललतम विलायक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ आपका आयतन होता है, यहाँ द्रव्यमान होता है। बस इतना याद करना है, बस इतना याद करना है। ठीक है, फिर आता है आपका इस चैप्टर में मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसका भी हमें, मान लीजिए ए आपका ए अवयव है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, जिसका भी हमें मोल अंश निकालना होता है, उसका मोल ऊपर रखते हैं और जितने भी उस विलयन में अवयव उपस्थित हैं, उन सभी अवयवों का मोलों का योग क्या करते हैं बेटा? नीचे योग कर देते हैं। ठीक है, तो अवयव ए का मोल अंश क्या हो जाए? ए का मोल बटे कुल मोल हो जाएगा। नॉर्मलता की बात करें तो मोलरता और नॉर्मलता में लगभग समानता होती है। तो इसमें क्या होता है आपका? नॉर्मलता क्या होता है बेटा? फार्मूला ग्राम समतुल्य, मतलब आपका इसका फार्मूला सिंपल सा मैं अगर लिख के बता दूं यहाँ पे, तो बेटा क्या होता है? भार बटे, ठीक है, भार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं ये आप सभी को पता है, तो बेटा इसका फार्मूला आपके पास होता है। तुल्यांकी भार के लिए फार्मूला होता है, तुल्यांकी भार के लिए बहुत अच्छा, बहुत आसान फार्मूला होता है, बराबर तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे एन होता है। ठीक है, अणु भार बटे एन होता है। एन क्या होता है सर? तो बेटा एन होता है आपका, एन होता है संयोजकता। ठीक है, संयोजकता, संयोजकता। और क्या होता है? और क्या क्या होता है आपका? ये ऑक्सीकरण संख्या देखा जाए, ऑक्सीकरण संख्या न बोल करके हम H प्लस OH माइनस आयन बोलते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं? H प्लस या OH माइनस आयन। ठीक है, आयन ये बोल सकते हैं। तो आप इस प्रकार से देखो, आप इस प्रकार से नॉर्मलता का यहाँ पे फार्मूला आप इस प्रकार से समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, पीपीएम, जिसमें हम क्या करते हैं? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, और इसमें क्या गुणा होता है आपका 10 लाख से। किसमें? 10 लाख से गुणा होता है। ठीक है, 10 लाख से, मिलियन 1 मिलियन से। राउल्ट के नियम की बात करें तो बेटा राउल्ट का नियम का जो फार्मूला क्या होता है भैया? इसमें आपका जो पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी ए नॉट होता है। ठीक है, फार्मूला एकदम जितना बढ़िया से पढ़ सको उतने बढ़िया से पढ़ना। अगर हम बात करें राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग, कुल वाष्प दाब, किसी विलेन का अगर हमें कुल वाष्प दाब निकालना होता है तो क्या होता है? पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। अब पी ए हमने अभी निकाल रखा है, क्या होता है? एक्स ए प्लस पी नॉट ए होता है, तो वही आपका एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी होता है। ठीक है, इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। फिर आते हैं, अगर हम उसमें बात करें अणुसंख्य गुणधर्म की। ठीक है, अब यहाँ शुरू हो जाते हैं फार्मूले आपके अणुसंख्य गुणधर्म की। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो यहाँ से फार्मूला अगर देखा जाए, इसके लिए फार्मूला क्या बनता है, डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू यम। ठीक है, यम क्या होता है, यम बेटा आपका मोललता होता है, मोललता का फार्मूला हमने पढ़ रखा है। केबी आपका देखा जाए आपका मोलल अवनमन स्थिरांक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक बोल देते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, स्थिरांक। और बात करते हैं किसकी, डेल्टा टीबी की, तो बेटा वो क्या होता है आपका, क्वथनांक में वृद्धि होता है। ठीक है, क्वथनांक में वृद्धि होता है। चलो और देखते हैं फार्मूला, डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन बोलते हैं उसको, के एफ इंटू यम होता है, वही यम आपका देखो मोललता है, हर जगह मोललता पाया जाएगी। परासरण दाब की बात करें तो पाई बराबर सी आर टी होता है, और जो आपका सी क्या होता है, वो आपका कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन है, इसको हम मोलरता के टर्म में भी बोल सकते हैं, जिसके चलते इसका सी बराबर हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, सी बराबर एन बाई वी रख सकते हैं। ठीक है, सी बराबर एन बाई वी हो जाता है, जिसके चलते फार्मूला एन आर टी अपन वी हो जाता है। ठीक है, फिर बात करें वांछाप गुणांक की, तो आई बराबर आपका क्या होता है, वांछाप गुणांक को आई से व्यक्त करते हैं, इसका फार्मूला होता है वास्तविक या सैद्धांतिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ सिंपल सी बात है, सामान्य बटे असामान्य, सामान्य बटे सामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये होता है फार्मूला। असामान्य मोलर द्रव्यमान की अगर बात करते हैं, हम कहाँ से इनको कैलकुलेट करते हैं, तो जितने भी हमने अणसंग गुणधर्म पढ़ रखे हैं ना, जितने भी अणसंग गुणधर्म पढ़ रखे हैं, क्वथनांक में, उन्हें हिमांक में, अवनमन, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, परासरण दाब, तो यहाँ से आपने विलेय का मोलर द्रव्यमान पढ़ा है ना, वही मोलर द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, हम कैलकुलेट करते हैं ना, जब हम कैपिटल एम कैलकुलेट करते हैं वहां से, तो वही मोलर आपका मोलर द्रव्यमान क्या कहलाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान। और जैसे सामान्य की बात करें, तो जैसे आपके पास NaCl है, तो भैया NaCl का अगर बात करते हैं, तो NaCl का द्रव्यमान फिक्स है ना, यहाँ पे कितना 58.5 होता है। कैसे निकला, इनके दोनों का हम परमाणु भार का योग कर दिए, ठीक है, तो वो निकल आएगा। तो ये तो हो गया आपका सामान्य, और जो हम ये अणसंग गुणधर्म द्वारा सॉल्व करते हैं और मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, तो क्या हो जाता है, वो आपका असामान्य कहलाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगर हम वांछाप गुणांक के टर्म में अगर परासरण दाब लिखें, तो बेटा फार्मूला वही सेम है, बस हम क्या करते हैं, यहाँ आई से गुणा करा देते हैं, यहाँ सिर्फ हम आई से गुणा करा देते हैं। क्लियर भाई, इतनी बात समझ में आ रही ना बढ़िया से। चलो और देखो जल्दी से, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात करें, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर आपका एक्स बी होता है। ठीक है, एक्स बी विलेय के मोलन्स होते हैं। अच्छा, डेल्टा पी भी क्या होता है, पी नॉट आपका माइनस पी एस होता है। ठीक है, अपॉन पी नॉट, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पी आपका क्या है, पी नॉट आपका शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक में देखो आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। पी एस क्या होता है बेटा, पी एस आपका विलयन का वाष्प दाब होता है। ठीक है, पी एस क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब, इतनी बात समझ लेना, ये फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वैद्युत रासायनिक चैप्टर। ठीक है, इसमें आपको चालकता से रिलेटेड बहुत, क्योंकि देखो बाकी फार्मूले तो हमें याद रहते हैं, ठीक है, हमें मानक विभव निकालना याद रहता है, हमें नष्ट समीकरण याद रहता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा याद रहती है, बट अक्सर सच बताऊं चालकता वाले जो फार्मूले होते हैं वहां हमारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वैद्युत चालकता की बात करें तो बेटा वैद्युत चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के आपका व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती के बराबर होता है। तो ठीक है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो आपका इस फार्मूला हो गया। विशिष्ट चालकता आपका आपका इसको हम कप्पा से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, इसको हम कप्पा बोलते हैं। ठीक है, कप्पा, कप्पा। अब कप्पा क्या होता है, 1 L है, ये L बाई A इंटू R होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, L आपका क्या, चालकता की लंबाई हो गई, मतलब दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो होती है, जो दूरी होती है। ठीक है, और आपका ये जो A है वो क्या होता है बेटा, इनका क्रॉस सेक्शन होता है, इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, मोलर चालकता क्या होता है आपका, लैम्डा m बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, आपका वो विशिष्ट क्या है बेटा, चालकता है, गुणे आपका क्या है, 1000 अपॉन चालकता। ठीक है, तो यहाँ विशिष्ट चालकता गुणे 1000 अपॉन चालकता। ठीक है, सॉरी ये सी कंसंट्रेशन। चलो और देखो, फैराडे का नियम देखो, नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नियम भी समझ लेना। नियम सिंपल सा वही है कि यहाँ क्या है, आपके जितने भी पदार्थ है, अगर उनमें कोई आवेश मतलब जो आपका देखा जाए, अगर कोई दो पदार्थ हैं और उनमें अगर हम आवेश प्रवाहित करें, तो बेटा वो उनके द्रव्यमान के, उनके द्रव्यमान क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। मतलब सिंपल से है, अगर दो इलेक्ट्रोड है उसमें अगर हम क्या करें, आवेश प्रवाहित करते हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रोडों के समतुल्य भार के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। बस सिंपल सा बात है, आपका W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पे नियम। फिर बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की, तो W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2 होता है। ठीक है, फिर अगर कुल आवेश कैसे निकालना है, अगर फाइंड आउट करना हो, तो Q बराबर N इंटू F होता है। देखो ये फार्मूला भैया इसका ये मान याद रखना। ठीक है,
ये मान याद रख लेना, क्योंकि डायरेक्ट कभी भी मान पूछ लेते हैं। फैराडे स्थिरांक का वैल्यू क्या होती है, तो 96,500 कूलाम पर मोल होती है। नर्स समीकरण की बात करें, नर्स समीकरण क्या होता है, E बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग आपका रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट अप अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपका CUT विद्याकुल टेलीग्राम चैनल पे, इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। निश्चिंत होकर आराम से पढ़ लीजिएगा, रीड करिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, जितनी बार रीड कर सको उतनी बार। सेल विभव की अगर बात करें, सेल विभव की अगर बात करते हैं हम, तो उसका कैसे निकालते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या इधर कह सकते हैं ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। कैथोड में क्या होता है, अगर हम सिंपल वैद्युत रासायनिक सेल की बात करें बेटा, कैथोड पे आपका क्या होता है, कैथोड पे आपका अपचयन होता है, और अपचयन, ठीक है, और यहाँ पे एनोड की अगर बात करें हम, एनोड की अगर बात करें तो एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ये बात इसमें यही बात की गई है कि जैसे ई नॉट आपका कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या एक कैथोड में रिडक्शन होता है। अब बात ध्यान रखना यहाँ पे, हम हमेशा ध्यान रखना जब भी अगर सेल विभव निकालेंगे तो जे आपका यहाँ पे जब हम आर रखेंगे, मतलब दोनों का आर वाली वैल्यू रखना है, दोनों आपका रिडक्शन वाली वैल्यू रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। और इधर आपका कैथोड रहेगा, इधर आपका एनोड रहेगा, ठीक है, यहाँ आपका एनोड रहेगा। ये बात ध्यान रखना, भले ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसको हमें रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी इसमें वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो हम वैल्यू निकालते हैं, जब सेल विभव निकालना होता है, तो यहाँ देखो रिडक्शन लिखा है, यहाँ ऑक्सीडेशन लिखा है, बट बेटा जब वैल्यू यहाँ पुट करनी होती है फार्मूले में, तो दोनों के रिडक्शन वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होती है। दोनों का यहाँ जब अगर मान लो ऑक्सीडेशन वैल्यू दिया है तो उसको कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन में, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट आपका सेल, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या होगा, कक्ष में रासायनिक ऊर्जा आपका क्या करता है बेटा, वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, ठीक है। अगर मानक उसकी बात करें, वैद्युत रासायनिक सेल की बात करें, इसके लिए फार्मूला आपका एन एफ ई नॉट सेल होता है, ठीक है। वही आपका रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हो गया। कोलराउस नियम की बात करते हैं, आपका देखा जाए यूपी बोर्ड में, ठीक है, यूपी बोर्ड में बेटा आपका जितने बोर्ड एग्जाम हैं, जितने पेपर देख लोगे, इस फार्मूले से रिलेटेड आपका मोस्टली आपका रिपीटेड क्वेश्चन भी कई बार बना है। एसिटिक अम्ल का बताना होता है कि मोलर चालकता क्या होती है, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला ध्यान रखना, आप पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जो आपके सीमांत, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। सीमांत मोलर चालकता धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, बस ये बताया, ठीक है। ये सीमांत आपका सीमांत मोलर चालकता है, ठीक है, सीमांत मोलर चालकता है। ये किसके आप बराबर होता है, इन दोनों धनायनों और ऋणायनों की चालकता के क्या होता है, योग के बराबर होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है, ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। यही आपको कोलराउस नियम है। फिर आता है ईएमएफ या संतुलन स्थिरांक की बात करते हैं, तो बेटा आपका फार्मूला क्या होता है, ई नॉट बराबर 0.059 अपॉन एन लॉग के क्यू, ठीक है। फिर यहाँ के क्यू आपका संतुलन स्थिरांक है। फिर बैटरी दक्षता, अगर हमें बैटरी की इफिशियंसी पता करनी हो कि उसकी दक्षता कितनी है, वो कितना पावर सप्लाई कर सकती है, ठीक है, हम बैटरी लाए और पता करना है कितनी देर तक ये चल सकती है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, आपका इफिशियंसी क्षमता बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड, मतलब हमें कितनी एनर्जी प्राप्त हुई है, और टोटल एनर्जी इनपुट, ठीक है, मतलब हमने कितने आवेश दिया और हमें कितना आवेश प्राप्त हुआ, इससे आपको इफिशियंसी पता चल जाएगी, ठीक है। चलो फिर आते हैं फैराडे, कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स हैं, उनको आपको याद रखना होगा। फैराडे कांस्टेंट 96,500 गुलाम, गैस कांस्टेंट आर आपका 8.314 जूल पर मोल होता है। और अगर हम इसको एक उसमें वैल्यू पुट करें नर समीकरण, या वहाँ नर समीकरण में अगर हम सारी वैल्यू पुट कर देते बेटा, तो इसका मान कहाँ आ जाता, पॉइंट आपका इसका मान आ जाता 0.0591, या इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं पॉइंट आपका ये, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिल जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है रासायनिक बलगत की, ठीक है। इसमें आपको रेट लिखना आना चाहिए, क्योंकि रेट सबसे बेसिक पॉइंट है। रेट लिखना आ गया तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो रेट बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर डी पी अपॉन डी टी। अगर अभिकारक है, अगर रिएजेंट है, अगर अभिकारक है बेटा ध्यान रखना, अभिकारक अगर कहीं है तो अभिकारक के लिए निगेटिव होता है, ठीक है। अभिकारक के लिए क्या होता है, अभिकारक के लिए निगेटिव होता है, उत्पाद के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है, उत्पाद के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। फिर आप बात करते हैं, अगर एवरेज रेट की बात करें तो एवरेज रेट ध्यान रखना डेल्टा से ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। व्यक्त करने का तरीका बस आपका परिवर्तन है, बाकी अगर ताक्षणिक की बात करेंगे तो यहाँ वहाँ डेल्टा होता है, यहाँ डी होता है, वहाँ डेल्टा होता है, यहाँ डी होता है, बाकी परिवर्तन कुछ भी नहीं है। अगर अभिकारक होता, अगर यहाँ बेटा रिएजेंट होता, ठीक है, अगर रिएजेंट होता
अगर रिएजेंट है तो निगेटिव, ठीक है। अगर सॉरी ये कलर नहीं चल रहा, अगर हम रिएजेंट की बात करते, ठीक है, अगर हम रिएजेंट की बात करते तो बेटा रिएजेंट के लिए हम क्या क्या साइन यूज करते हैं, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव। अगर प्रोडक्ट होता है तो उसके लिए हम पॉजिटिव, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, अगर रेट लॉ देखा जाए, रेट लॉ की बात करते हैं, यहाँ से बहुत आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये रेट लॉ क्या होता है, आपका जो रेट है आर क्या होता है, देखा जाए के इंटू आपका अभिकारकों की सांद्रता के योग गुणनफल के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है, फिर समानुपाती चिन्ह हटता है, वहाँ आपका रेट कांस्टेंट आ जाता है। अब देखो यहाँ से आपको यक्स और वाई जो है, यहाँ जो यक्स और वाई है यह कहता है, यही आपकी अभिक्रिया की कोटि होती है। ये क्या होता है बेटा, अभिक्रिया की कोटि होती है, ठीक है। ये क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। यक्स प्लस वाई बराबर आपका क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होता है। तो आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं, आपका इस प्रकार से रेट लॉ दे देगा और पूछ लेगा कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो आपको क्या करना है, इनके पावर को यहाँ पे सिर्फ जोड़ देना होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जोड़ देना होता है, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा वो यहाँ पे लिखा है कि अगर ऑर्डर आपको पता लगाना है तो यक्स और वाई को क्या करो, यहाँ जोड़ दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करें यूनिट की, बात करें भैया यूनिट बहुत पूछता है हर बार, हर साल आपसे कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता ही है, ठीक है। कम से कम एक क्वेश्चन हर साल बनता है कि यूनिट और ऑर्डर के बीच क्या संबंध होता है, ठीक है, क्या रिलेशन होता है। तो बेटा रिलेशन आपके सामने दिया है कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर आपका है तो उसके लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो आपका एस इनवर्स है, सेकेंड आपका ऑर्डर है तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, और अगर थर्ड ऑर्डर है तो बेटा आपका लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, मोल -2 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसके लिए फार्मूला आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिएगा, अच्छे से बढ़िया से याद करिएगा। मोल 1 - n लीटर, ठीक है, लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। ये फार्मूला है आपके लिए, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ठीक है। अगर ये टेबल भूल जाए तो कम से कम मैं कह रहा हूँ ये फार्मूला याद रख लेना, यहाँ n की वैल्यू पुट करते चले जाओगे, आपके ये यूनिट्स मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो n अगर 0 रखोगे तो बेटा ये वाला मिल जाएगा, n 1 रखोगे तो ये मिल जाएगा, n बराबर आपका देखो यहाँ n बराबर क्या, n बराबर यहाँ पे कितना बेटा, यहाँ n बराबर 0 रखोगे, यहाँ n बराबर यहाँ 1 हो गया, यहाँ n बराबर आपका 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ n बराबर आपका 3 हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये। चलो फिर आपका देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, तो इक्वेशन आपके सामने दिया है। इसके लिए अगर हाफ लाइफ की बात करें तो टी हाफ आपका क्या 0.693 अपॉन के होता है। क्वेश्चन यहाँ से जैसे आपसे बनता है अक्सर कि वो किस कोट की अपक्रिया है, ठीक है, जिसमें आपका उसका अर्ध आयुकाल क्या कहते हैं अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रथम कोट की अपक्रिया, ठीक है, प्रथम कोट की अपक्रिया बेटा देखा जाए इसका आंसर हो जाता है प्रथम कोट की अपक्रिया, ठीक है, अपक्रिया का टी हाफ, ठीक है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, निर्भर नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। ये पॉइंट हो गया भाई, देख लेना इंपॉर्टेंट है। चलो फिर जीरो ऑर्डर की बात करें तो बेटा इसका आपका क्या सांद्रता, आपका अंतिम सांद्रता बराबर प्रारंभिक सांद्रता माइनस के टी, ठीक है। यहाँ टी हाफ आपका देखो सांद्रता के बराबर है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक है। फिर आप देखते हैं और सेकेंड ऑर्डर के लिए आपका 1/r माइनस 1/r नॉट बराबर के टी, और इसके लिए टी हाफ की बात करें तो टी हाफ आपका क्या होता है बराबर 1/k r नॉट, ठीक है। फिर आर्नियस इक्वेशन की बात करें तो k बराबर आपका a इंटू क्या होता है e की पावर -CA अपॉन RT होता है, ठीक है। इनके बारे में जो भी चीज़ें दी हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलो और आगे देखें, आर्नियस इक्वेशन अगर उसको हम लॉग के फॉर्म में लिखा जाए, लॉग फॉर्म में, ठीक है, अगर इसको हम लॉग ले लें इसका तो क्या मिलेगा, लॉग के बराबर लॉग a माइनस EA अपॉन 2.303 RT हो जाता है, ठीक है। अगर हम क्या करें इसी को, अगर यहाँ टेम्परेचर बदल जाए, दो अगर अन्य ताप अलग अलग ताप मिल जाएं तो अगर T1 T2 अगर मान के चले तो बेटा इसी को हम कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ताप बदल जाएगा तो उनके जो वेग स्थिरांक है वो भी बदल जाएगा, जिसके अंदर K1 K2 हो जाते हैं, ठीक है। चलो फिर आता है महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आर की बात करें, आर का मान क्या होता है 8.314 जूल अपॉन मोल केल्विन। अगर ई क्या होता है बेटा, ई आपकी सक्रियण ऊर्जा होती है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा वो होती है कि अगर किसी भी अभिक्रिया को
किसी अभिक्रिया को अगर शुरू होना है तो कम से कम उसके पास मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ काम करना है तो जब तक आपका थोड़ा बहुत मन नहीं होगा तब तक वो काम आप नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप वो काम नहीं करोगे। चलो फिर अब आता है बेटा महत्वपूर्ण परीक्षण, ठीक है, आपके एग्जाम में भर भर के सीयूटी वाले एग्जाम में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ सब मिल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ना, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ जितनी बार रिवीजन कर सको उतनी बार रिवीजन करना, क्योंकि इससे आपके 30 से 40 प्रश्न भैया हर हाल में देख लेना, घूमते आपको मिलते मिल जाएंगे, ठीक है। चलो फिर जैसे एल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, फेलिंग परीक्षण में करते हैं। और जो परीक्षण होता है उसमें कैसा रंग आता है, लाल नारंगी अवक्षेप आता है। अच्छा इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं, तो भैया एल्डिहाइड का समाधान, ठीक है, एल्डिहाइड रिड्यूस्ड फेलिंग सोल्यूशन पूछता है निम्न में से कौन फेलिंग सॉल्यूशन को अपचयित करता है, तो बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। कीटोन की बात करें, अच्छा इसमें एल्डिहाइड में और आपका एक ऑप्शन है टॉलेंस रिएजेंट में भी इसका उपयोग करते हैं। अगर आयोडोफॉर्म परीक्षण की बात करें तो सबसे अच्छा कौन देता है, कीटोन देता है। और इसका जो अवलोकन होता है कैसे में इस परीक्षण पता चलता है रिजल्ट क्या आया, तो कैसा अवक्षेप मिलता है, पीला अवक्षेप मिलता है। और इसका देखो जो रिजल्ट होता है उसमें रिजल्ट में क्या मिलता है, आपका रिजल्ट में मिथाइल कीटोन पर सकारात्मक आपका प्रतिक्रिया देता है, मतलब पॉजिटिव फॉर मिथाइल कीटोन, ठीक है। एस्टर की बात करें बेटा ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। इसमें अगर टेस्ट की बात करें तो जिसमें आपको अवलोकन जो ऑब्जर्वेशन मिलता है वो क्या होता है, इसमें CO2 गैस का बुलबुले उठते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो बेटा रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट टू रिलीज CO2 गैस, मतलब अब जब रिएक्ट करेगा कौन, एस्टर जब रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो CO2 गैस निकलती है बाहर, ठीक है। फिर बात करें एल्कोहल की तो बेटा ये कहाँ इसको टेस्ट, इसका परीक्षण किसके द्वारा करते हैं, इसका परीक्षण ल्यूको टेस्ट से करते हैं। और इसका जो देखा जाए जो अवलोकन है, जो ऑब्जर्वेशन है बेटा, ये क्या है, अवलोकन, ये क्या है, ये अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन आपका क्या होता है, इसमें मिल्की टर्बिडिटी आपका दिखता है, मतलब दूधिया अपारदर्शिता इसमें दिखती है। और अगर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन मुझे मिला था उसमें पूछा था कि अगर ल्यूकोस परीक्षण हमें करना है, ठीक है, तो उसमें आपका ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है। और एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आपको क्या समझना है कि अगर हम ल्यूकोस टेस्ट कर रहे हैं तो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया कौन देगा, सबसे अच्छा परीक्षण कौन पेश करेगा, तो सबसे ज़्यादा आपका टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी होता है, ठीक है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक बार पूछ चुका है। फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट भी ये देख सकता है एल्कोहल, मतलब इससे भी हम एल्कोहल का परीक्षण कर सकते हैं। इसमें कैसा आपका कैसे पता चलेगा भैया, पीपीटी आपका येलो कलर की होती है। और इसमें क्या होता है, एथेनॉल, आपका एथेनॉल वाले यौगिकों के लिए, मतलब देखा जाए इसका हम कहाँ पे उपयोग करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो बेटा इसका उपयोग हम एथेनॉल, आपका एथेनॉल यौगिकों में हम करते हैं। चलो एल्कीन या एरीन का बात करें तो ये कहाँ आपका इसका उपयोग, इसका अगर परीक्षण करना है, ठीक है भैया, क्या ये परीक्षण की यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर परीक्षण की बात कर रहे हैं तो ये परीक्षण किसके द्वारा होता है, ब्रोमीन जल द्वारा होता है। और यहाँ क्या होता है, ये परीक्षण में आप देखते क्या, अवलोकित क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो रंग का गायब होना, ठीक है, रंग का गायब होना, और डबल बॉन्ड Br2 को जोड़कर रंग हटते हैं, ठीक है। एमीन की बात करें तो यहाँ लिटमस टेस्ट होता है और यहाँ लाल से नीला कलर हो जाता है। अमीन आपका क्या, क्षारीय होते हैं। अगर इसमें इसी में देखते हैं नाइट्रोबेंजीन टेस्ट, और जिसमें नीला कलर होता है और आपका एरोमेटिक एमीन के लिए पॉजिटिव होता है। न कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है, CO2 गैस का उत्सर्जन होता है। और आपका जो एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट साथ रिएक्ट करके क्या, CO2 गैस का उत्पादन करता है, ठीक है, इसका उत्पादन करता है CO2 गैस का, ठीक है, CO2 गैस का। इस प्रकार से अगर हम अल्काइन की बात करें तो बेटा अल्काइन क्या होता है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट सफ़ेद अवक्षेप देता है। फिनॉल की बात करें, मतलब इसका कहाँ इस टेस्ट में किसका उपयोग करते हैं, फिनॉल में आयरन आपका देखो क्लोराइड टेस्ट होता है, जिसमें रंग कलर कैसा आता है बेटा, रंग आपका नीला बैगनी रंग आता है। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दो बार ही पूछा भी जा चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट तो सब है, यहाँ लिख के गलत कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट तो ये पूरी क्लास है भाई, इंपॉर्टेंट तो ये पूरी क्लास है, हाँ क्लास ही है। अब भाई आधे घंटे में क्या पढ़ना चाहोगे, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में अगर आपको पूरी केमिस्ट्री मिल रही है तो इससे अच्छी, इससे इंपॉर्टेंट क्लास कोई हो सकती है क्या, हाँ नहीं हो सकती ना।
तो इसमें क्या हो सकता है, आपका Fe3+ के साथ रंगीन यौगिक बनाते हैं। पूछा जा सकता है कि कैसा कलर देते हैं, ठीक है, ये देख लेना, एक कलर जरूर देख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ से आपका ये हो गया। अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो इसका कहाँ इसका परीक्षण कैसे होता है, तो जलती तीली परीक्षण होता है, और इसमें पॉप जैसी ध्वनि आती है, मतलब पॉप, देखो पॉप, और जलने पर पॉप ध्वनि करता है, ठीक है, जलने पर क्या करता है, पॉप ध्वनि करता है। क्लियर भाई इतना? चलो, तो ये हो गए परीक्षण, इंपॉर्टेंट परीक्षण हो गए। अब आते हैं हमारी नाम अभिक्रियाएं, ठीक है, क्या आती है बेटा, नाम अभिक्रियाएं आती हैं, ठीक है, नाम अभिक्रियाएं आती हैं। इसमें देखो नाम अभिक्रियाएं हो गई या रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई, ध्यान रखना इसमें आखिर होता क्या है, कहाँ से क्या कन्वर्जन होता है। जैसे हमारी फ्रीडल क्रॉप अभिक्रिया है, तो बेटा इसमें क्या, बेंजीन में एल्कोहल, जैसे ब्रोमो हो गया, कोई भी क्लोरो, फ्लोमो, कोई भी, ठीक है, इसमें फॉर्मेशन क्या होता है, एल्काइल या एसिटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होती है। मतलब आपका देखा जाए तो जैसे CH3 है, ठीक है, CH3 आपका मेथिल क्लोराइड हो गया, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड हो गया। इसमें आपका फ्रीडल क्रॉप है ना, फ्रीडल क्रॉप में आपका क्या होता है बेटा, आपका इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ, तो ये आपका जो CH3 होता है, ये CH3 कहाँ अटैक करता है, तो अर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, ठीक है, अर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ये अटैक करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, कौन अटैक करता है, जो आपका पॉजिटिव होता है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो आपका देखो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है, ब्रोमोबेंजीन, जैसे ब्रोमोबेंजीन बना है, तो ब्रोमोबेंजीन में आपका देखो इसमें देखा जाए बेंजीन है पर RX है। एक फार्मूला और है इसके लिए, ठीक है, एक फार्मूला बेटा इसके लिए और है, इसके लिए रिएक्शन और है। वो रिएक्शन क्या है, मान लीजिए आपके पास क्लोरोबेंजीन है, मान लीजिए आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसमें इसकी अभिक्रिया करवा रहे हो, CH3 Cl के साथ करवाओगे, तो बेटा आपका इसमें आपका निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी उपयोग होता है, ठीक है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी उपयोग होता है। और यहाँ से आपका देखा जाए तो आपका इस प्रकार से कुछ Cl हो गया, और देखो एक बार CH3 अर्थो पर और एक बार CH3 बेटा पैरा पर, ठीक है, इन दो आपका दो जगह बनेगा, ये दो जगह आपका एक बार CH3 पैरा पर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कंपाउंड बनते हैं। तो दो प्रकार की दोनों अभिक्रिया है। देखो दूसरी अगर बात की जाए दूसरे की, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, तो इसमें देखो आपके पास सारे पॉइंट्स दिए हैं, इनको क्या करना है, बेहतरीन तरीके से रीड कर लेना भाई, मैं कह रहा हूँ रीड कर लेना, और जितनी बार कर सको, जितनी बार इसको प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा है। स्वान रिएक्शन हो गई आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आपका रिएक्शन विद नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, इसमें देखो आपको सारा कुछ लिखा है कि अभिक्रिया का विवरण देखा जाए, इसमें कुछ एग्जाम्पल कैसे आखिर इस अभिक्रिया में होता क्या है और इसमें रिएक्शन कैसी होती है। आपका देखो हेलो एल्केन का एलिमिनेशन की बात करें, हेलो एल्केन्स का एलिमिनेशन बात करते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, एक तरफ से हाइड्रोजन निकलता है, एक तरफ से आपका हैलोजन निकलता है, जहां हाइड्रोजन और हैलोजन जिन दो कार्बन से निकला है वहां आपके डबल बॉन्ड बन जाते हैं। बस यही तो है भाई, बस यही तो है। देखो यहाँ से आपका क्या निकला, यहाँ से आपका हैलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहीं आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया E1A2 अभिक्रिया। फिर आता है हेलो एल्केन का आपका एलिमिनेशन हो गया, ठीक है, एलिमिनेशन बेटा हो गया ये भी। और बात करते हैं अब, अच्छा पांचवा यहाँ तक हो गया, चलो आओ छठा, वोल जिगलर आपका बहुत बढ़िया, बहुत मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिखूंगा पर बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका हेलोएरीन और एल्काइल क्लोराइड के साथ जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो बेटा आपका फिटिज अभिक्रिया की तरह देखा जाए तो फिटिज अभिक्रिया जो आपने पढ़ रखा है कुछ वैसे ही रिएक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है, कुछ ऐसी यहाँ पे रिएक्शन होती है। चलो आओ देखो, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है भाई। अगर मैं कह रहा हूँ आप इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक समझ गए ना, तो भाई सब्स्टिट्यूशन मतलब जगह अदल बदला करना। मैं अगर ये अभी इस हाथ में मैंने पेन लिया है, इस पेन को मैं इस हाथ में ले लूं तो इसका प्रतिस्थापन हो गया भाई, अपनी जगह से हटके कहीं दूसरे जगह पे आ गया, ठीक है। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप आके पढ़ाने लगो तो प्रतिस्थापन हो जाएगा ना, केमिस्ट्री के टीचर का प्रतिस्थापन हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। श्वान रिएक्शन हो गई, ठीक है। बेंजाइल हाइड्रोक्सी आपका हाइड्रोक्सी एल्केलेशन हो गया, ठीक है, एल्काइलेशन हो गया। अब आपका क्या है भैया, पेरोक्साइड प्रभाव हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी रिएक्शंस है। ल्यूकस परीक्षण जैसे अभी हमने बात की, ल्यूकस परीक्षण की जैसे अभी बात किया अभी, तो इसमें क्या होता है, कैसे इसमें रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें रिएक्शन क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल में जब हम तनु HCl और ZnCl2 की प्रतिक्रिया करवाते हैं तो इसमें आपका देखा जाए, देखो सबसे अच्छी जो प्रतिक्रिया कौन देता है, टर्शियरी अल्कोहल देता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन की बात करें, जब डिहाइड्रेशन की बात करें तो H2O निकाल देना होता है भाई। डिहाइड्रेशन मतलब जल की कमी हो जाना, ठीक है, जल की बेटा क्या होता है, कमी हो जाना। इसमें क्या होता है, एल्कोहल गर्म करने पर एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। ल्यूकस कर्मक के साथ अभिक्रिया जब करवाते हैं
ये क्या होता है, यही है ल्यूकोस अभिकर्मक, ध्यान रखना, यही क्या बेटा, ल्यूकोस अभिकर्मक, ठीक है, यही है ल्यूकोस अभिकर्मक। कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से कौन ल्यूकोस अभिकर्मक है, कौन बेयर्स रिएजेंट है, कौन फेलिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। एल्कोहल तेजी से क्लोराइड में बदलता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, राइमर टीमर अपक्रिया हो गई, कॉल्बी अपक्रिया हो गई, ठीक है, ये सारी अपक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विलियम संश्लेषण इसमें पूछा जाता है, इस अपक्रिया में किसका निर्माण करते हैं, तो बेटा इसमें हम किसका निर्माण करते हैं, ईथर का निर्माण करते हैं। देखो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है पर इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण मतलब बेटा क्या होता है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन निष्कासन और ऑक्सीजन ऐड, ठीक है, ये होता है। ईथर का अम्लीय विघटन हो गया, ठीक है, ईथर का अम्लीय विघटन हो गया, नाइट्रोफिनॉल गठन हो गया, ईथर का इंटरमॉलिक्यूलर तैयारी हो गई, ठीक है। बहुत रिएक्शन है बेटे, ठीक है, इसमें देखो सारे चैप्टर से यहाँ रिएक्शन है, ठीक है। फिर आता है जैसे कैनजारो अपक्रिया हो गई, देखो कैसी अपक्रिया, इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम रिडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। एल्डोल संघनन हो गई, ठीक है, एल्डोल संघनन। अच्छा एक बात और सुन लो, जो आपका एल्डोल संघनन कैनजारो है बेटा, ऐसे जगह होती है जहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, और ये कहाँ होती है, जहाँ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जहाँ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वहीं होती है अपक्रिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लेवेंसन अपचयन अपक्रिया है, ठीक है, वुल्फ किस्नर अपक्रिया हो गई, हेल्होल्ट्ज आपका जुलॉन्स्की अपक्रिया हो गई, इडोफॉर्म अपक्रिया हो गई, टॉलेंस परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, इकोन आपका डाई आपका कार्बोक्सिलेशन हो गया, एस्टरीकरण हो गया, ठीक है। इन अपक्रियाओं को क्या करना है, बढ़िया से खूब बाखूबी से पढ़ना है। हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया हो गई, ठीक है, इसमें क्या होता है, एस्टामाइड को, ठीक है, एस्टामाइड को एमीन में आपका कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, ये फार्मूला याद रखिएगा, एस्टामाइड को एमीन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आपका ग्रेविल थैमलाइड अपक्रिया हो गई, कार्बिल एमीन अपक्रिया हो गई, इसमें क्या कन्वर्ट होता है बेटा, आर आपका, ठीक है, एक बार इसमें देखा जाए, एक मिनट, इसमें अगर देखा जाए तो क्या होता है, इसमें आपका RCN, ठीक है, RCN आपका कन्वर्ट होता है RNC में, ठीक है, RNC में कन्वर्ट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपका मतलब प्राइमरी एमीन कन्वर्ट होता है सेकेंडरी एमीन में, क्या होता है बेटा, प्राइमरी कन्वर्ट होता है सेकेंडरी एमीन में, ये परिवर्तन है। हाफमैन एल्काइलेशन अपक्रिया हो गई, डाइजोनियम अपक्रिया हो गई, ठीक है, सैंड मेयर अपक्रिया हो गई, आपका गाटरमैन अपक्रिया हो गई, देखो कुप्पे लिखा है पहले गाटरमैन, हाँ, हाफमैन अपक्रिया, हाफमैन एलिमिनेशन हो गई, ठीक है। एलिमिनेशन में आपका देखो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, एक सेटजप और एक आपका हाफमैन। सेटजप ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, हाफमैन आपका कम माना जाता है स्टेबल, ठीक है। आपका क्या कपलिंग रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स ऑफ नाइट्रो कंपाउंड हो गया, ध्यान रखना, रिडॉक्स ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है, रिडॉक्स ऑफ नाइट्रो कंपाउंड मतलब इसमें आपका जो NO2 है, ठीक है, NO2 है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NH2 में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी, हाँ, इस प्रकार से आपके पूरी की पूरी रसायन विज्ञान की यहाँ पे हमने उनके महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़ लिए, महत्वपूर्ण टेस्ट पढ़ लिए, महत्वपूर्ण हमने नाम अपक्रियाएं पढ़ ली। बेटा एक बार सच कह रहा हूँ, अगर इनको 3 से 4 बार आप रिवाइज कर लो ना, जो आपके कॉन्सेप्ट अक्सर जब हम एग्जाम के समय वहाँ पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें चलती रहती हैं कि हमारे पास एक फिल्टर करने का समय नहीं रहता। फिल्टर करना मतलब एकदम एग्जैक्ट पॉइंट को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं कह रहा हूँ उन सारे पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, एक पास लेकर आपके पास आ गया हूँ, मतलब सबको मैंने फिल्टर करके आपके पास पेश कर दिया, ठीक है। तो इसका फायदा ये हो जाएगा कि आप तुरंत इसको क्या कर सकते हो, मतलब आपको अब छना छनाया मिल गया, बना बनाया मिल गया है, बढ़िया से इसको क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा, जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िएगा और बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम देंगे, मुझे यकीन है आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। तो आप लोग कुछ भी बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।